रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम से मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम ग्रेटर नोएडा कल, आज और कल। यह सीरीज हम ऐसे लोगों को जोड़कर आपको बता रहे हैं जिन्होंने ग्रेटर नोएडा के विकास की कहानी लिखी, जिन्होंने ग्रेटर नोएडा के प्लानिंग में अपनी साझेदारी की, किस तरीके से शहर बसाए जाते हैं, कैसे प्लानिंग की जाती है और कैसे आगे बढ़ता है शहर। यह सारी दास्तान हमारी इस सीरीज में मिलेगी। आज मैं आपको अपने स्टूडियो में जोड़ रहा हूं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में जीएम प्लानिंग रही रेखा देवयानी जी से, जो 1998 से 2007 तक ग्रेटर नोएडा में जीएम प्लानिंग के रूप में काम करती रही। उस दौरान में क्या क्या काम हुए हैं हम उनसे जानेंगे। मैं अपने स्टूडियो में रेखा जी का स्वागत करता हूं। नमस्कार रेखा जी। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अपने कार्यक्रम में। जी जी, धन्यवाद। रेखा जी, ये बताइए कि आपने नोएडा का भी अनुभव हासिल किया और उसके बाद आप ग्रेटर नोएडा में भी आई, तो ग्रेटर नोएडा की प्लानिंग करते समय नोएडा के ऐसे कौन से पॉइंट थे जिन पर आपने ध्यान दिया कि वो जो वहाँ थे उनको यहाँ दूर किया जाए, ग्रेटर नोएडा में एक अच्छे शहर में जो प्लानिंग होती है उस पर काम किया जाए? जी बेसिकली तो मास्टर प्लानिंग से ही हमने स्टार्ट किया था जी। तो नोएडा जैसे थोड़ा पुराना शहर था, ग्रेटर नोएडा के मुकाबले 20 साल 25 साल पुराना हो चुका था जी। तो जो हमने रियलाइज किए वहाँ पे कमियां हैं, जैसे शुरू के जो सेक्टर डेवलप हुए उनमें रोड विड्थ वगैरह हैं, हाँ। वो कम थी, ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स थी जी। तो एक तो ये इशू था कि हम ऐसा प्लान करें जिसमें सड़कों में पर्याप्त चौड़ाई हो। नोएडा के मुकाबले वहाँ पे सड़कों में ज्यादा चौड़ाई है, जैसे 80 मीटर तक की रोड है, 60 मीटर की रोड है मेन। 60 तो नोएडा में भी बाद के पोर्शंस में है, पर वहाँ मेजर रोड 80 मीटर की भी है। 105 मीटर की जो मेन स्पाइन है जो शहर के बिल्कुल सेंटर से गुजरती है। जी जी जी। तो इस तरह लेके फिर सेक्टर के अंदर तक वहाँ 12 मीटर से कम की हमने कोई रोड नहीं दी। जैसे यहाँ पे पहले 7.5 भी थी, 6 भी थी, 5, फिर बाद में 9 और 12 भी हुई। तो ऐसे करके ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो हमने मास्टर प्लान में अच्छी रोड विड्थ प्रोवाइड की जी। फिर उसके बाद एक होलिस्टिक मास्टर प्लानिंग की जो एक अर्बन डिजाइन की अप्रोच होती है जो नोएडा में उस समय तक नहीं थी। अब तो नोएडा में भी काफी हद तक काफी चीजें विकसित हो गई हैं जी। तो उसमें हमने ये देखा कि ग्रेटर नोएडा एक नया शहर बस रहा है। तो बिल्कुल ये फॉरेन में जो शहर हमारे होते हैं इतने नीट एंड क्लीन ग्रीन, हम जब कहीं बाहर जाते हैं किसी कंट्री में तो हमको बड़ा अच्छा लगता है कि इतने वेल प्लान शहर हैं। और इंडिया में ऐसे बहुत कम शहर हैं जो इस तरह की इमेज देते हो, जो बाहर के शहरों का मुकाबला कर सके प्लानिंग में। जी जी। तो मैं तो इसका क्रेडिट दूंगी, विजन जो था वो श्री ब्रजेश कुमार का था जो उस समय सीईओ और चेयरमैन थे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के। तो उनका ये विजन था, उन्होंने हमें इस तरह विजन पे डाला कि आप ऐसा शहर बताइए जो कि बाहर के किसी भी अच्छे प्लान शहर के मुकाबले में कम ना हो। तो एक तरह से इसका जो अर्बन डिजाइन और सारा हमने बहुत डिटेल में प्लान किया शुरू से ही। मास्टर प्लानिंग में हर बात का ध्यान दिया गया, जैसे लैंडस्केप है, लैंडस्केप का भी एक पूरा मास्टर प्लान बना कि हमारा जो ये शहर है वो सुंदर लगे। तो इसको ये हमने कॉन्सेप्ट विजन था कि ये सिटी ऑफ फाउंटेन्स एंड फ्लावर्स इतना ग्रीन और कलरफुल रहे। तो उस हिसाब से हर रोड पे किस तरह से ग्रीन प्लांटेशन होगा, हर सीजन में किस किस तरह से कौन से कलर के फ्लावरिंग ट्रीज होंगे, कहाँ पे श्रब्स आएंगे, कहाँ पे एंट्री पॉइंट्स के ब्यूटिफिकेशन के लिए फाउंटेन्स बनेंगे। हर एंट्री पॉइंट पे आपने देखा पली चौक आज भी बहुत ही फेमस है और लोग पसंद करते हैं उसको। इस तरह से एंट्री पॉइंट्स का ब्यूटिफिकेशन और पूरे ओवरऑल सिटी के लिए एक लैंडस्केप का मास्टर प्लान जो कि नोएडा में नहीं बना था कभी भी, कि लैंडस्केप पॉइंट ऑफ व्यू से शहर कैसा लगना चाहिए और उसमें अलग अलग ऋतुओं में किस प्रकार से ग्रीनरी भरपूर होनी चाहिए। और नोएडा से कहीं ज्यादा ग्रीनरी है वहाँ पे, रोड्स में भी और बड़े बड़े पार्क्स भी हैं। तो नोएडा के मुकाबले वहाँ पे जैसे इसमें लगभग 23% ग्रीनरी है, अच्छा, जबकि नोएडा में शायद 15% के करीब ग्रीन है। मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, बट नोएडा के मुकाबले अच्छा ज्यादा ओपन स्पेस, एनवायरमेंटल फ्रेंडली। और एक जैसे घुसते ये इमेज आए कि हरा भरा शहर है, यहाँ काफी रंग बिरंगे मतलब फ्लावरिंग ट्रीज, फ्लावरिंग प्लांट्स और इवन जो ग्रीन फॉइलेज है वो भी अलग अलग रंगों के जी। और फाउंटेन्स हो, ताकि एक एस्थेटिकली और एनवायरमेंटली बहुत ही प्लीजिंग शहर बसे। इसके साथ साथ जो बाकी और भी सुविधाएं हैं जी, जैसे वाटर सप्लाई, सीवरेज, ड्रेनेज,
ये सारी चीजें का भी एक एक मास्टर प्लान बना शुरू से ही। ये नहीं कि जैसे जैसे सेक्टर डेवलप होते गए उनका एक हमने प्लान बनाया, तो एक ओवरऑल मास्टर प्लान बना सीवरेज के लिए, कहाँ अल्टीमेट पॉपुलेशन के लिए सारी फैसिलिटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से जरूरत पड़ेगी 2021 तक के लिए जी, सारे का एक होलिस्टिक विजन बना के कि हम साथ साथ रोड में उस प्रकार की सर्विसेज भी डालते जाएं, ताकि ये जो बार बार होता है कि हमें सीवर ऑगमेंट करना पड़ता है या कुछ लाइनें डालनी पड़ती हैं, तो हमेशा शहर एक तरह से खुदा ही रहता है जी। तो इसलिए हमने सारे सर्विसेज के मास्टर प्लान बनाए। यहाँ तक कि हमने कुछ बिल्डिंग्स के लिए भी कुछ फीचर्स जैसे बाउंड्री वॉल्स हैं वो एकदम किले किले लोग बना लेते हैं, तो हमने ये किया कि इतने फीट तक की बाउंड्री वॉल सॉलिड बने, उसके ऊपर लोग ग्रिल लगा के उस पर ग्रीनरी करें। इस तरह के डायरेक्शन भी हमने बनाए और काफी हद तक लोगों ने उसको फॉलो भी किया, क्योंकि उसको हमने लीगली एनफोर्स किया था कि हमने लोगों को परसुएड भी किया, उनको जा जाके समझाया कि ग्रिल लगाने से प्राइवेसी खराब नहीं होती, आप उसको क्रीपर से अगर कवर कर लेंगे तो उतना ही थिक एक तरह का कर्टन हो जाएगा, लेकिन आपका शहर ज्यादा सुंदर लगेगा। बल्कि कुछ शुरू में तो हमने लोगों को क्रीपर्स वगैरह के पौधे भी प्रोवाइड किए ताकि उनको ये ना लगे कि ये हमारा कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस है। तो इस तरह की ऐसे छोटी छोटी चीजें थी। जो गेट के आगे रैम्प्स बनते हैं वो भी हम लोगों ने शुरू में ही सारे कनेक्शंस पहले से ही डाल के दे दिए। ये नहीं कि जब कोई आ रहा है तो फिर से खोद के हम उसका पानी और सीवर वगैरह कनेक्ट कर रहे हैं। तो हर प्लॉट में डेवलपमेंट के साथ साथ कनेक्शन प्लॉट के अंदर छोड़ दिए गए। उसके हमने पहले से ही उनसे जो कनेक्शन चार्जेस है शुरू में ही ले लेते हैं जी। और इस वजह से हमारा शहर का ये था कि हमेशा नीट लगे, वहाँ ऐसा ना हो कि खुदाई होती रहे और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से काफी वहाँ पे अव्यवस्थित लगे। फिर उसमें हमने ये किया था कि जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, स्पेशली जो एक हमारी जो मेन रोड है उसके ऊपर हम किस कलर में हमें अलाउ करना है, जैसे कंक्रीट और ब्रिक्स वगैरह का कलर हो। तो ये बहुत ज्यादा एनफोर्सेबल तो नहीं था, लेकिन कुछ हद तक हमने ये किया कि बहुत ही एकदम अनकोऑर्डिनेटेड टाइप का डेवलपमेंट ना हो, तो उनका फसाड भी कुछ अच्छा लगे। तो उस हिसाब से हमने उनके फसाड के भी कुछ ट्रीटमेंट मेन रोड्स पे स्पेसिफाई किए। दो चीजें हैं मैडम ग्रेटर नोएडा के लिए बहुत फेमस है, एक तो गोल चक्कर का कंसेप्ट और एक नॉलेज पार्क का कंसेप्ट। ये कहाँ से आया? नॉलेज पार्क का कंसेप्ट ये आया कि उस समय बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन यहाँ पे सेटअप करना चाह रहे थे दिल्ली और उसके आसपास के एरिया में, लेकिन नोएडा में और दिल्ली में जमीनें बहुत महंगी थी। तो ये वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस की काफी डिमांड हुई जी। तो ये हुआ कि एक नॉलेज हब टाइप का बनाया जाए जहाँ पे इस तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बढ़ावा दिया जाए। ये एक तरह से ग्रेटर नोएडा की इकोनॉमी के लिए भी बहुत अच्छा रहा कि ऐसी एक्टिविटी वहाँ पे डेवलप हो जहाँ पे एक तो एजुकेशन का भी विकास हो, साथ साथ शहर में बसावट भी हो, क्योंकि नए शहर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि वहाँ पे शुरू में बसावट नहीं होती, तो कोई भी नहीं जाना चाहता कि पहले कौन जाके जंगल में रहे। जी जी जी। तो इस तरह की एक्टिविटीज वहाँ लाना जरूरी था। इंस्टीट्यूशंस में थोड़ी सिक्योरिटी वगैरह होती है, उनका मैनेजमेंट अच्छा होता है, तो इंस्टीट्यूशंस आएंगे तो उसकी वजह से भी वहाँ पे एक्टिविटी बढ़ेगी। और इसीलिए हमारा ऑफिस भी जो पहले नोएडा अथॉरिटी में था, फिर सेक्टर 20 में था, नोएडा में ही था, वो भी हमने शिफ्ट किया ताकि वहाँ हमारे ऑफिस की बिल्डिंग बने तो वहाँ भी लोगों को आना जाना हो और उससे लोगों में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी डेवलप हो। तो नॉलेज पार्क का जो कॉन्सेप्ट आया वो इसी वजह से आया कि हम इस तरह की एक्टिविटी को हमने प्रोत्साहन दिया और बड़े बड़े चंक ऑफ लैंड जो और जगह अफोर्डेबल नहीं थे वो ग्रेटर नोएडा में हम लोग दे सके। वहाँ पे अवेलेबिलिटी जमीन की थी और एक एनवायरनमेंट भी ऐसा था, एक्सेस थी, एक्सप्रेसवे हम लोगों ने काफी नोएडा के साथ परसू करके एक्सप्रेसवे बनवाया। उस समय मुझे याद है कि नोएडा अथॉरिटी इंटरेस्टेड इतनी नहीं थी कि हमें तो अभी उस तरफ एक्सप्रेसवे की जरूरत नहीं है, उसमें तो ग्रेटर नोएडा का इंटरेस्ट है। लेकिन फिर जैसे आप जानती हैं जनरली नोएडा ग्रेटर नोएडा के चेयरमैन एक ही हो जाते हैं, तो दिनेश कुमार जी जब चेयरमैन थे दोनों अथॉरिटीज के, तो इस बात को बल मिला और आज नोएडा ने भी उस एक्सप्रेसवे के अलावा अपना सबसे अच्छा डेवलपमेंट किया हुआ है, तो उनके लिए भी विकास का मार्ग खुल गया और उनको भी एक्सप्रेसवे से लाभ ही हुआ। तो इस तरह की जब हमने बढ़िया अनइंटरप्टेड एक्सेस बनाई तो इंस्टीट्यूशंस को भी लाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। तो
जैसे हमने पहले फेज 1 बनाया, फिर और डिमांड आई, फेज 2 बनाया, ऐसे करके उसकी जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई तो हमने इंस्टीट्यूशन का वहाँ एक हब बना दिया। जी 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 जी। तो नॉलेज पार्क के तो शायद 3 या 4 हैं, कितने पार्ट है? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कुछ हैं? नॉलेज पार्क 4 हैं। पार्ट 1 तो शुरू में जो मेन रोड के साथ बना हुआ है, तो सूरजपुर कासना रोड से जो ये वाली आती है, कासना की तरफ जो रोड जाती है, उसके ऊपर जो बना हुआ है। जी जी। उसके बाद एक लोहिया रिव्यूलेट है, उसके और जो हमारी बाउंड्री है इंडन की, उसके बीच में फेज 2 बसा हुआ है। फेज 2 और फेज 3 दोनों ही उसी में पार्ट है। फेज 4 से जाके जहाँ वो विप्रो का आया, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की अपनी बिल्डिंग बन गई है। जी जी जी। वो एक सेक्टर हमने फिर उस तरफ मेन 105 मीटर जो हमारी मेन सिटी की सेंट्रल स्पाइन है, जो जिस तरफ बराकी रेलवे स्टेशन भी उसी से प्रपोज था और सारी मेट्रो कनेक्टिविटी वगैरह, उससे हमने नॉलेज 4 बनाया, जिसमें फिर विप्रो आया तो उसके आने से भी काफी बूस्ट मिला ग्रेटर नोएडा को। और वहीं पे फिर हमने अपनी ऑफिस की बिल्डिंग भी अल्टीमेटली प्रपोज थी, जो अब बन भी गई और शिफ्ट भी हो गया ऑफिस। मैडम, एक जो NH24 से कनेक्टिविटी का प्लान पहले से ही था, या ये जरूरत के हिसाब से यहाँ पे जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट का जो किसान चौक है ये बना, और ये जो 130 मीटर वाली रोड का कंसेप्ट है वो कब लागू किया गया था इसको? वो तो 2021 के मास्टर प्लान में ही था। NH24 से कनेक्टिविटी 105 मीटर जो रोड है, ये शुरू से ही थी। जो हमारा ऊपर का एरिया था, दादरी रोड से ऊपर की तरफ का जो भी एरिया था, उसमें ये रोड हमेशा से थी कि हम पूरी ये रोड लेके फिर उसकी कनेक्टिविटी नीचे तक करेंगे। तो एक हॉरिजॉन्टल हमारी स्पाइन थी 105 मीटर रोड, और ये वर्टिकल स्पाइन थी जी जी 100 वाली जो 130 मीटर वाली ऊपर NH24 से लेके नीचे तक। उसके बाद पैरेलल हमने दूसरी तरफ एक और रोड बनी है जो नॉलेज पार्क 4 के पास ही निकलती है, 30 के पास, वो भी दादरी रोड से कनेक्टेड हो गई है। वो एक पैरेलल ग्रिड बनाई थी, क्योंकि एक पे ही सारा लोड इतनी लंबी पूरी टाउनशिप में प्लान नहीं था, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। तो एक पैरेलल रोड उस तरफ भी बनाई हुई थी, राइट साइड की तरफ। वो भी अब काफी हद तक बन गई है। जी जी जी। उसमें फिर आगे नीचे इंडस्ट्रियल एरिया था, उसकी भी कनेक्टिविटी उससे हो गई। तो मैडम एक चीज और बताइए कि जो आपके रेजिडेंशियल हैं, मतलब जो मैंने देखे हैं बहुत सारे आपके जो फ्लैट हैं जो अथॉरिटी ने खुद बनाए हैं, वो फ्लैट शायद नोएडा के फ्लैटों से बहुत ही अलग तरह के हैं, खुला है कुछ, क्या है उनकी खासियत ग्रेट नोएडा के फ्लैटों की? ग्रेट नोएडा के फ्लैट आप उनकी बात करें जो छोटे उसके हैं, जी 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 वाले छोटे फ्लैट हैं जी। बस यही था कि ऑल्दो छोटे इनकम ग्रुप के लिए बनाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा न लगे कि उनको भी एक एनवायरनमेंट उचित मिल जाए। ऐसा नहीं लगे कि वो बहुत ही ज्यादा, जैसे उनको एक लाइफस्टाइल बड़े क्रैम्प में और बड़ी डेंसिटी लेके और बहुत ही एकदम छोटे छोटे दर्गों में उनको रख दिया जाए। तो उनको भी एक नॉर्मल ओपन स्पेस वगैरह मिले, और ना उनको हमने इसीलिए लो राइज और थोड़ा खुले उसमें उनको माहौल दिया। हमने अपनी पूरा LPR वगैरह जिन पॉकेट्स में बनाए उसमें अचीव नहीं होता है, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखा गया कि एक तो बहुत हाई राइज ना बनाए इनको, क्योंकि फिर ऐसे इनकम ग्रुप में लिफ्ट वगैरह की मेंटेनेंस और ये सब अफोर्डेबिलिटी बहुत मुश्किल होती है इन लोगों के लिए, उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है जी। तो इस तरह के बनाए जो उनके लिए अफोर्डेबल भी हो, प्लस उनके लाइफस्टाइल को देखते हुए थोड़ा उसमें ओपन स्पेस और खुली जगह जो उनके खेलने कूदने के लिए, क्योंकि घर के अंदर वैसे ही कम जगह होती है, कम से कम उनको बाहर स्पिल ओवर के लिए। जैसा आपने पहले शुरू में बताया कि 23% ग्रीनरी है, और मैंने देखा कि जितने भी रेजिडेंशियल एरिया उसमें बड़े बड़े पार्क हैं। क्या पार्कों का कोई स्पेशल साइज था कि उससे कम छोटे पार्क नहीं होने, बड़े पार्क होने सारे, इस तरह का कुछ था? ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन हाँ हर सेक्टर में एक मेजर पार्क हो, उसको फिर हम कुछ अच्छी तरह डेवलप करें जिसमें खेलने कूदने के भी सब हो। तो ऐसा कुछ स्पेशल साइज नहीं था, लेकिन हाँ एक साइज अच्छा हो जिसमें जॉगिंग वगैरह और स्पोर्ट्स वगैरह उस सेक्टर के लोग कर सके। एक नेबरहुड पार्क बोलते हैं, जैसे एक सेंट्रल पार्क हर सेक्टर में होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट। एक चीज बहुत अभी लोग इच्छुक भी हैं कि जैसे ग्रेट नोएडा का इतना बड़ा एरिया है और ग्रेट नोएडा का ऑफिस बना हुआ है एक कोने में, और ग्रेट नोएडा वेस्ट में अब जरूरत हो रही है कि वहाँ पे एक ऑफिस बनेगा, तो ग्रेट नोएडा को क्या पार्ट में बांटने का भी कुछ था प्लान कि भाई जब विकास होगा तो विकास के बाद फिर रीजनल ऑफिस बनेंगे, या स्पोर्ट्स की फैसिलिटी इंटीग्रेटेड एक जगह ना होकर सेपरेट अलग अलग एरिया में होगी? क्या इस तरह का प्लान में, मास्टर प्लान में प्रावधान किया गया है?
हाँ, मास्टर प्लान में ये था कि और ये फर्दर एक्सपैंड होगा, बल्कि अभी ग्रेटर नोएडा का फेज 2 भी आ रहा है। जितना बड़ा ग्रेटर नोएडा आज है उसी के आगे जी हापुड़ की साइड में पूरा उतना ही लगभग एरिया और जुड़ रहा है। तो ग्रेटर नोएडा फेज 2 हो जाएगा तो आप देखेंगे कि जो अथॉरिटी की बिल्डिंग है वो ऑलमोस्ट लगभग सेंटर में आ जाएगी। और उसमें फिर जैसे ये पूरी टाउनशिप है तो उसमें हर एक एरिया में एक 5-6 सेक्टर के क्लस्टर में जैसे ग्रीन छोड़े हुए हैं बड़े बड़े, तो उनमें ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज प्लान है। अभी तो एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना हुआ है जो ये गोल्फ कोर्स के पास एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। जी जी। लेकिन जब शहर और पूरा फुल्ली विकसित होगा तो इन ग्रीन एरियाज में और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आएंगी। ये जो अभी मास्टर प्लान एक तो जो बना हुआ है उसका हम लोग रीलुक कर रहे हैं। मैं उसमें थोड़ा सा एक एडवाइजर के रूप में काम कर रही हूँ। तो उसमें हम लोग जो एग्जिस्टिंग मास्टर प्लान है उसको असेस कर रहे हैं और देख रहे हैं कि उसमें कहाँ कहाँ हम जोन वाइज और जैसे अब विकसित होता जा रहा है तो क्या रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं। और जो फ्यूचर का है उसको भी इसी पैटर्न पे, और ये 105 मीटर रोड जो है वो आगे तक जाएगी। तो पूरे एरिया का जो फेज 1 फेज 2 मिला के उसकी एक पूरी सेंट्रल स्पाइन बन जाएगी जिसपे सारी कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल और ग्रीन एक्टिविटी मेजर स्पाइन होगी वो, और उसके दोनों तरफ रेजिडेंशियल इंडस्ट्रियल होंगे जो उसको फीड करेंगे। तो ये होलिस्टिक में क्या होता है कि पूरी सिटी में एक तो होता है जो पूरे सिटी का एक टाउन सेंटर होता है जो कहते हैं कि जिसमें बहुत बड़े बड़े हब्स आते हैं, जो एक होता है सिटी के लिए। और बाकी फिर हर एक जोन्स के लिए अलग अलग छोटे लेवल पे, लोकल लेवल पे स्पोर्ट्स सेंटर, छोटे कॉम्प्लेक्स, ये सब उसमें ऑलरेडी प्लान है। मैडम, जो आप पार्ट 2 बता रहे हैं ग्रेटर नोएडा का, वो जैसे 105 मीटर इस समय शायद जहाँ पे मेट्रो का लास्ट स्टेशन है और मेट्रो का डिपो है वहाँ के आगे थोड़ा आगे जाके बंद हो गई है, वो आगे निर्माण नहीं हो रहा है, तो वो कहाँ तक जाएगी, इसका कोई प्लान है? वो तो फिर वो जीटी रोड जो है पुरानी वाली, वो रोड को क्रॉस करके उसके आगे तक जाएगी हापुड़ के आसपास के एरिया में। एग्जैक्टली मैं समय नहीं आपको बता सकूंगी, लेकिन उसका बियॉन्ड दैट रोड एक्सटेंशन है पूरा। अच्छा, तो क्या मतलब ये माना जाए पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है उसको क्रॉस करते हुए? हाँ, तो क्या ये माना जाए कि जैसे अभी भी लोग जो जाते हैं NH-24 से होते हुए ही हापुड़ की तरफ जाते हैं, भविष्य में ऐसा हो सकता है कि गोल चक्कर से, परी चौक से या होते हुए सीधे हम लोग सीधे हापुड़ की तरफ जाएं? क्या इस तरह का रोड की प्लान? 105 मीटर के रोड के एक्सटेंशन से लेके फिर केनाल के क्रॉस वहाँ पे आप निकल सकते हैं। ये जी आगे उसमें कनेक्टिविटी हो जाएगी टुवर्ड्स NH-24। अच्छा, अब जैसे 30 साल हो गए हैं ग्रेटर नोएडा को, आप क्या समझते हैं कि ऐसा कोई और प्लान जो आपके दिमाग में है और जनता की जरूरत के हिसाब से है, उस शहर में प्लानिंग के हिसाब से होना चाहिए, क्या राय देना चाहेंगे अभी? देखा जाए तो प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलरेडी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव चीज है वहाँ पे जी। हमने विलेज आबादी के आसपास भी प्लॉट्स प्लान किए, मतलब कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं था, यहाँ तक कि हमने सिटीजन्स को कैसे हम लोग को उनको मेंटेनेंस का आगे राइट दे देना चाहिए। आज जो हम सेग्रीगेटेड वेस्ट कलेक्शन है वो हमने 2001 में ग्रेटर नोएडा में प्लान किया था, जब हम रेजिडेंट्स को अलग अलग बैग देते थे, अपनी तरफ से डिस्ट्रीब्यूट करते थे कि इनमें अलग अलग वेस्ट रखिए। सेग्रीगेटेड वेस्ट कलेक्शन, उसकी बहुत डिटेल्ड गाइडलाइंस और मेंटेनेंस के हर एक गाइडलाइंस, मतलब एक बहुत ही डिटेल लेवल तक हमने हर चीज उसमें प्लान की हुई है। अब मुझे ऐसे गैप नहीं लगता, बट उस चीज को मेंटेन करना एक बहुत बड़ा गैप लगता है। जैसे हमने साइनेजेस के मास्टर प्लान बनाए कि हम प्रॉपर प्लान वे में ही बोर्ड लगने देंगे। आपको पता है ग्रेटर नोएडा में कोई भी आप इन्फॉर्मेशन बोर्ड भी लगाते हैं तो परमिशन लेनी पड़ती है। जी। तो उन चीजों को, और जो एक नीटनेस मेंटेन्ड है, ये मानना था ब्रजेश कुमार जी का भी ये विजन था कि हर रोड को, हर एरिया को, जो पब्लिक एरिया है उसको हम अपने घर की तरह ट्रीट करें। जैसे हम घर का कोना कोना एक एक चीज बहुत नीट क्लीन रखते हैं, जी। ऐसे हमारी सड़कों पे कहीं पे कोई गंदगी ना हो, कोई ऐसा एरिया ना हो जो डेवलप ना हो, या तो वहाँ ग्रासिंग हो या तो वहाँ श्रब लगे हों, कोई ऐसा खाली एरिया ना हो जहाँ पे धूल मिट्टी और गंदगी दिखाई दे। और जहाँ पे जगह जगह हॉकर्स खड़े रहते हैं, इंक्रोचमेंट हो जाता है, उसके लिए भी प्लान किया हुआ था कि हॉकर्स कैसे खड़े होंगे ताकि उन सब लोगों को सुविधा पूर्वक मिल जाए। अब उन चीजों को जैसे जैसे लोग यूज में आ रहे हैं उतने ही डेडिकेटेड वे में उन चीजों का अनुपालन कराना और लोगों की हैबिट्स डालना और उस चीज को मेंटेन करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। जी। तो इस हद तक हो पाएगा। ये मैं हमेशा जब यही सोचती हूँ कि जो समय विजन था वो कब तक
वो विजन ऐसा ही रहेगा या कितना आगे बढ़ेगा, आगे क्या होगा, ये आगे जो लोग उस चीज को डेवलप कर रहे हैं या देख रहे हैं, ये उन पे बहुत डिपेंड करता है। मैडम, आखिरी सवाल ये है कि हिंडन नदी बीच से बहती है नोएडा ग्रेटर नोएडा के बीच में, और वो वहां से शुरू होती है जहां से आपकी NH-24 से एंट्री है, और वहां से लेकर ग्रेटर नोएडा के पास ही वो गिर जाती है। तो ऐसे में हिंडन नदी के अस्तित्व को बचाने के लिए क्या मास्टर प्लान में कोई प्रावधान किया गया था? मास्टर प्लान में एक्चुअली अभी कोई इसको तो हमने, जैसे रिवर बेड होती है ना, तो उसको हमने ग्रीन एरिया छोड़ दिया है, उसमें कोई डेवलपमेंट प्रपोज नहीं है। वो हमारे अर्बन एरिया जो एक कहते हैं ना, एक तो नोटिफाइड एरिया होता है जिसमें गाँव के नोटिफिकेशन होता है, उसकी एक बाउंड्री बन जाती है, ये गाँव नोटिफाइड है। तो नोएडा ग्रेटर नोएडा में लगभग हिंडन का जो सेंटर है वो एक तरह से बाउंड्री है, और इस तरह के विलेजेस एक तरफ के ग्रेटर नोएडा में, एक तरफ के नोएडा में। अब ये क्षेत्र ऐसा सेंसिटिव होता है कि इसमें कोई डेवलपमेंट हो नहीं सकता, ना होना चाहिए। फ्लडिंग होती है, इकोलॉजिकली रिवर एक्सपैंड करती है, रिवर का कोर्स चेंज होता रहता है। तो इस एरिया को इसको एग्रीकल्चर या ग्रीन एरिया में ही रखते हैं, ताकि इसमें कोई, इट इज लाइक ए नो डेवलपमेंट जोन। जी। उस पे एक्चुअली एनफोर्समेंट कुछ नहीं होगा, उसमें लोग जमीनें खरीद के कुछ ना कुछ अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन करते रहते हैं, फार्म डेवलप कर लेते हैं। जी। तो इट इज मोर ऑफ, आई थिंक, एनफोर्समेंट इशू। और इन चीजों में जो अलाउड एक्टिविटीज हैं वो तो काफी वेल डिफाइंड है कि यहाँ पे आप सिर्फ खेती कर सकते हैं। फार्म भी है, तो एक फार्म है तो उसमें बिल्डिंग एक बहुत ही मेंटेनेंस लायक एक छोटी मोटे हट सा बना सकते हैं। तो इस तरह से अगर उसको फॉलो करते हुए अगर उसको मेंटेन किया जाए तो आई थिंक वो उसके लिए इकोलॉजिकली बहुत ही उपयोगी होगा, रादर देन कि उसको कोई देखता नहीं है। तो उसमें ज्यादातर तो वो एनफोर्समेंट इशू है, क्योंकि उसमें विकास कुछ संभव नहीं है। जी। मुझे लगता है कि उसमें कुछ रिक्रिएशनल सोच लें, वाटर स्पोर्ट्स वगैरह सोच लें, लेकिन वो भी एक इरिगेशन डिपार्टमेंट और काफी लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें। तो इस तरह का कुछ सोचा जा सकता है फ्यूचर में कि उसमें ऐसी कुछ एक्टिविटीज हम लाएं, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कर दें, जैसे साबरमती रिवर का किया हुआ है। जी, बिल्कुल। तो इस तरह का कुछ डेवलपमेंट का उसमें सोचा जा सकता है, लेकिन अभी तक ज्यादातर उस एरिया को छोड़ा हुआ है आउटसाइड द अर्बन एरिया। जी। आपने रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM से शेयर की हैं वो बातें जो प्लानिंग का हिस्सा थी, और जो आप लोगों ने फाइल पे, कागज पे नोट किया, उसको फिर क्रिएट किया, फिर उसको लागू किया, और एक शहर के विकास की कहानी आपने विस्तार से बताई। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। धन्यवाद, मैं अपना व्यू शेयर कर सकी, आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में GM प्लानिंग रही रेखा देवयानी जी को, और उन्होंने बड़ी अच्छी जानकारी दी कि 105 मीटर की रोड GT रोड से पार करते हुए हापुड़ की तरफ जाएगी, इसका प्लान तैयार हो रहा है, और ग्रेटर नोएडा का फेज 2 एरिया हापुड़ तक जाएगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने दी है, और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जो महत्वपूर्ण कार्य किए और उनका अनुभव हमारे साथ शेयर किया। ऐसे लोगों को आपके साथ मैं जोड़ता रहूंगा, और आप सुनते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम ग्रेटर नोएडा कल, आज और कल। इस सीरीज में आपको रोचक और अनकहे अनसुने किस्से सुनने को मिलेंगे। आप सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM, आपकी अपनी आवाज। धन्यवाद।